नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश के आंकड़े मई में रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किए गए थे, लेकिन इसका एक और पहलू है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक और आंकड़ों में जो कि सेबी ने पेश किए उसके मुताबिक निवेश शुरू करने के एक साल के भीतर 50% यूनिट म्यूचुअल फंड के निवेशक रिडीम कर देते हैं, मतलब उन्हें बेच देते हैं। और यही जो आंकड़े हैं 2 साल के भीतर लगभग 20 से 25% दर्ज किए गए हैं। मतलब एसआईपी के आंकड़ों में वृद्धि जरूर हुई है, पर म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में जो निवेशक हैं वो अपने एसआईपी को या तो स्टॉप कर रहे हैं या तो पॉज कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है ये समझना बेहद जरूरी है, और आपके निवेश के लिए निवेश पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज हमारे 2 खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं। मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। मोहित और विकास हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। एक बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धक आंकड़े सामने आए जब एम्फी ने कहा कि एसआईपी के जरिए निवेश करने का जो आंकड़ा है वो 14,000 करोड़ के पार चला गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पर उतनी ही तेजी से, जितना तेजी से एसआईपी के निवेश बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा रिडेम्पशन भी बढ़ रहा है। मोहित, ये जो रिडेम्पशन के आंकड़े हैं जो कि हम दिखाएंगे भी, मतलब FY23 में 2 साल के अंदर 73% यूनिट रिडीम कर लिए गए, FY22 में 2 साल के अंदर 71% यूनिट रिडीम हुए हैं। तो बेसिकली साल भर के अंदर कम से कम 50% से ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम किए गए। क्या समझे इन आंकड़ों से? जी स्वाति, आई थिंक स्वाति, अभी हाल ही में सेबी ने अपना जो कंसल्टेशन पेपर टीईआर पर रिलीज किया था, उसी में ये आंकड़े सेबी ने खुद ने पेश किए हैं। और ये बहुत ही जिसे कहते हैं हिला देने वाले, दहला देने वाले आंकड़े हैं। सबको पता था कि जो भारतीय निवेशक है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट है और बहुत लंबी अवधि तक अपने निवेश को होल्ड नहीं करता है और उसे बार बार घुमाता रहता है, उसे बार बार चर्न करता रहता है। पर किसी को इतना अनुमान नहीं था कि सिर्फ 3% निवेशक ही ऐसे है, या 3% निवेश ही ऐसा है जो कि 5 साल की अवधि को पूरा करता है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जितने भी शो देख लीजिए, जहां पर भी जाइए, आप एक्सपर्ट्स की बात सुन लीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप जैसे चैनल्स हो, या कहीं पर भी कुछ भी हो, हर जगह हर कोई एक ही बात दोहराता रहता है कि लंबी अवधि के लिए अपने निवेश को होल्ड करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने निवेश को वक्त दीजिए। कुछ एक लॉन्ग टर्म का जो कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है वो तभी आ पाता है। पर ये चौंका देने वाली बात है कि निवेशक फिर भी वही गलती बार-बार दोहराते हैं। राइट। और स्वाति, आई थिंक इससे हम सभी को सीख लेनी होगी। आपको, मुझे और निवेशकों को, तीनों को ही, जो एडवाइस करते हैं, जो निवेश करते हैं और जो ये कार्यक्रम चलाते हैं, सभी को हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी कि निवेशकों तक इस को पहुंचा पाए कि इस निवेश जो है वो कम से कम 5 से 7 साल के अवधि के लिए बनता है जब इक्विटी निवेश करते हैं आप, क्योंकि इक्विटी के रिटर्न बहुत ही वोलेटाइल हो गए और साइकिल बहुत लंबी हो गई है स्वाति। तो एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अपने निवेश को होल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि रिटर्न अच्छे बने और उन्हें कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। बिल्कुल, क्योंकि अगर 1 या 2 साल के भीतर इतनी बड़ी संख्या में म्यूचुअल फंड के यूनिट रिडीम हो रहे हैं, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर पड़ता है, जिसको सोचना और समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं विकास? क्योंकि जब हम कहते हैं कि निवेश की गाड़ी क्यों रुक रही है, अगर आप एक लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं और निवेश करने के 1 या 2 साल के भीतर ही आप पहले बहुत उत्साहित होकर निवेश करते हैं, लेकिन 1 या 2 साल में आप उसे रिडीम भी अगर कर रहे हैं, तो क्या बड़ी वजह हो सकती है इस फैसले के पीछे? धन्यवाद स्वाति, जैसे आपने बोला कि वो उत्साह जब एंग्जाइटी में बदल जाता है तो इस तरह का बिहेवियर होता है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हमारा प्लेन लैंड करता है, अभी रनवे पे प्लेन चल ही रहा होता है
और लोग खड़े होकर आयल में आने की कोशिश करते हैं। इतनी भी पेशेंस नहीं होती है। और या दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो कोई व्यक्ति एक लाइन में खड़ा है, वो सोचता है दूसरी लाइन फास्ट चल रही है तो लाइन चेंज कर देता है। फिर जब लगता है कि नहीं पहले वाली सही चल रही थी, फिर उसके बाद किसी तीसरी या चौथी लाइन में चला जाएगा। एंड ऑफ द डे उनके हाथ में क्या लगता है? एंग्जाइटी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। सिमिलरली ये इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा ही है। जो जितनी पेशेंस दिखाएगा, वो उतना ही पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अच्छा लेके जाएगा। और जो एंग्जाइटी दिखाएगा या बहुत ज्यादा इम्पेशंस दिखाएगा, तो पोर्टफोलियो 100% वो अंडर परफॉर्म करने वाला है। बिकॉज हर एक फंड मैनेजर का एक अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, उनके अपने एक सेक्टर बेट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी सेक्टर हर समय चल रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं ज्यादातर, वो ये करते हैं कि वो एक वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि पिछले 6 महीने में सबसे अधिक रिटर्न किस फंड ने दिया, या 1 साल में सबसे अधिक रिटर्न किस फंड ने दिया। बस वो देख के इन्वेस्ट कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि अंडरलाइन में वो सेक्टर्स या वो स्टॉक्स कौन से थे जिनकी वजह से ये फंड चले हैं। और अब यहाँ से आगे फॉरवर्ड आउटलुक जो है वो क्या है कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर है जो स्वाति अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है कि इतना ज्यादा फिनटेक जो अवेलेबिलिटी हो गई है, लोगों के ऐप बेस्ड बाइंग सेलिंग हो गई है। सो ऑन अ क्लिक ऑफ बटन आप बाय कर सकते हो, क्लिक ऑफ बटन आप सेल कर सकते हो। थोड़ी सी इम्पेशंस आती है, थोड़ा सा पैनिक आता है, तो क्लिक ऑफ ए बटन पे वो पॉज या कैंसिलेशन या स्विच जो भी आप कह लें या रिडेम्पशन वो हो जाती है। एक तो टू मच अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस भी एक समस्या हो सकती है। जैसा विकास ने बताया कि आपके पास ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल है कि आपको लगता है कि एक ऑप्शन नहीं चलेगा तो दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। और इतना ईज ऑफ इन्वेस्टिंग अब हो गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसका जिक्र किया अभी विकास ने, कि आप स्विच बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसका एक और पहलू भी है मोहित, एक एक करके क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं। एसआईपी रोकना या एसआईपी पॉज करने के जो मामले हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। एक तो रिडेम्पशन हो ही रहा है जिसका हमने जिक्र किया, जो कि सेबी ने भी इसके आंकड़े पेश किए। दूसरा एसआईपी पॉज या एसआईपी रोक भी रहे हैं। इसको हम इसी बात से जोड़ते हैं जो मैंने शुरुआत में कहा कि 14,000 करोड़ से पार तो एसआईपी निवेश के आंकड़े चले गए, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में या उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में एसआईपी को पॉज या रोकने वाले निवेशकों की संख्या भी बढ़ी है। इन आंकड़ों को हम कैसे समझे? एक तरफ तो एसआईपी बढ़ रही है, दूसरी तरफ एसआईपी पॉज और जो रुक रही हैं वो कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं? स्वाति, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा और पिछले वाले जो पॉइंट विकास ने रखे उसके ऊपर मेरे को 1-2 और मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें उठाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो कि सेबी ने अपने पेपर में भी अंकित किया, वो ये कि ये जो रिडेम्पशन हो रहे हैं ये प्रिडोमिनेंटली जितना भी डेटा है, ये सारा जो सेबी ने पब्लिश किया वो रेगुलर प्लान्स का डेटा पब्लिश किया। तो हो क्या रहा है ग्राउंड पे कि जो लोग निवेश करते हैं और जो लोग उन्हें निवेश करवा रहे हैं, दोनों ही जगह ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही जगह कुछ ना कुछ चूक है। और अक्सर देखने में आया है कि नए एनएफओज में पैसा डलवाने की जो लत है या डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पुश होता है हायर कमीशन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो निवेशकों को नए एनएफओज की तरफ पुश करते हैं और पुरानी स्कीम से स्विच करवाते हैं या पुरानी स्कीम से रिडीम करवाते हैं। तो निवेशकों को चाहिए कि जहां पर बहुत ज्यादा चर्निंग उन्हें दिख रही हो, जहां पर लग रहा हो कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर उन्हें बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, किसी रेगुलर स्विचेस करवा रहे हैं, रेगुलर चेंजेस करवा रहे हैं या फिर नए एनएफओज में उन्हें डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है एसआईपी को लेकर, ये भी एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है इंडस्ट्री में। आप देखें तो कुछ 67% का जो रेशो है वो है नेट टू ग्रॉस एसआईपी का, जो कि एक बहुत ही जैसे मैं कहूंगा कि पुअर रेशियो है। यानी कि जो 14,750 करोड़ का नंबर हम बोलते हैं कि मंथली एसआईपी जा रहा है, उसमें से कुछ 5,600 या 5,700 करोड़ के आसपास ही नेट फ्लो है। इसका मतलब कि उतने ज्यादा एसआईपी मंथ ऑन मंथ बंद भी हो रहे हैं, पॉज भी हो रहे हैं। अगेन ये जो पिछला बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे थे रिडेम्पशन का, उसी को अगर हमको साथ में मिलाकर देखना है तो कहीं ना कहीं आई थिंक निवेशकों को ये जानना होगा कि एसआईपी जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है।
एसआईपी इज एन अक्यूमुलेशन टूल। आप उसे शुरुआती दौर में जो पहले 3 साल होते हैं या 5 साल होते हैं, शुरुआती दौर में आप सिर्फ जमा करते हैं एक पूंजी को, एक रकम को, और उसके बाद कभी जब मार्केट की चाल तेज होती है तब वो आपकी जमा की हुई पूंजी आपके लिए काम करती है। इसका एक बहुत ही अचूक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं 8-4-3 का फॉर्मूला। तो होता क्या है स्वाति कि अगर आप कुछ भी निवेश कर रहे हैं तो आपको पहला 50 लाख बनाने के लिए 8 साल लग जाएंगे। धीरे 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 कर कर वो रकम इकट्ठी होगी। पर दूसरा 50 लाख बनाने में आपको सिर्फ 4 साल लगते हैं, और तीसरा 50 लाख बनाने में आपको 3 ही साल लगते हैं, और उसके बाद आप हर साल 50 लाख बनाते जाएंगे अगर आप पेशेंट है तो वो जो पहली 8 साल की अवधि है वो सबसे ज्यादा पेशेंस मांगती है, और वही अवधि है जहां पर आप अक्सर रिडेम्पशन देख लेते हैं या अक्सर लेन चेंजिंग देख लेते हैं, जैसा विकास ने कहा। तो बहुत आवश्यकता है कि निवेशक पहले 5 से 7 साल तक अपने निवेश पर कायम रहे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। एक फंड अगर क्वार्टाइल 1 है तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है, और पिछले साल के हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड में तो कतई जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंड अच्छी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, अपनी कैटेगरी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है, और क्वार्टाइल 1 परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसमें बने रहिए। कभी ना कभी उसके सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, और ओवर अ पीरियड 5 to 10 years वो एक एवरेज को कैच कर कर आपके लिए अच्छा रिटर्न बनाएगा। इनफैक्ट इसमें एक और जो पहलू है वो जानना और समझना जरूरी है विकास, वो ये कि क्या मिस सेलिंग भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर हम दोनों को एक ही रिलेशन में देखें, एक तो रिडीम करना और या तो दूसरा एसआईपी पॉज करना, या हम कह सकते हैं एसआईपी रोकना। अब दोनों का रिलेशन हम इस तरीके से समझे कि आप निवेश को बेसिकली रोक ही रहे हैं, आपने पूरा उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं दिया। तो कई बार हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड बेचने के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, और जो निवेशक है कई बार उसके झांसे में आ जाता है और मिस सेलिंग हो जाती है। क्या मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी वजह है इसको माने? मोहित जी ने बिल्कुल सही बोला कि ताली दो हाथों से बजती है। तो इसमें निवेशक भी उतने ही मिस्टेक पे है जितना एडवाइजर्स है। और क्या होता है कि सिप पॉज जो था स्वाति, वो कोविड के टाइम पे एक फैसिलिटी शुरू की थी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, कि जिनके सैलरीज का इशू था या अर्निंग्स का इशू था तो उनके सिप बंद ना हो, तो उसके लिए उन्होंने 3 मंथ्स का, या कुछ फंड हाउसेज 6 मंथ्स का या उससे अधिक अवधि का भी पॉज देते थे। उसमें सिर्फ ये था कि पॉज था वो, और फिर जब वो पॉज की अवधि खत्म हो जाए सिप अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक फैसिलिटी थी। बट लोगों को नॉलेज हो गई कि पॉज भी एक ऑप्शन है, तो बस वो अपनी मर्जी से पॉज कर लो। या फिर ये जो मोहित जी ने बोला कि क्या होता है 2020-21 के बाद जब बहुत सारे रिटेल निवेशक आए बाजार में और मार्केट वन वे चली, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि हम खुद से ही अपने अच्छे फंड चला रहे हैं, तो हमें एडवाइजर की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वहां पे बंद किया और स्विच कर दिया डायरेक्ट स्कीम्स में। ऑन द अदर हैंड 2022 में जब बाजार 8-9 महीने तक नहीं अच्छा चल रहा था, तो फिर उनको लगा कि शायद हमसे कोई अच्छे से फंड सिलेक्शन नहीं हो रही, तो एडवाइजर के पास जाते हैं। तो एडवाइजर ने वो मौका देखा कि उन्होंने बोला हाँ आपकी स्कीम अच्छी नहीं थी, हम जो आपको बता रहे हैं आप ये स्कीम ले लीजिए। तो उसमें भी वो चर्निंग, रिडेम्पशंस, सिप कैंसिलेशन, सब कुछ हुआ। तो ये इसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी एक तरफा नहीं है। बट आई अग्री दैट समवेयर कुछ जगह पे जो होता है कि एडवाइजर्स ने ये सोचा कि अगर हम एक सर्विस दे रहे हैं, तो सेबी का रूल है ये कि यदि आप ब्रोकर कोड चेंज करते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो बोथ द पार्टीज डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो इसलिए वो भी एक अंडर कंपल्शन उनके ये हो जाता है कि हाँ वो स्कीम्स को पुरानी को बंद कर दीजिए या नई स्टार्ट करिए। इसके ऊपर भी सेबी को एक विचार करना चाहिए कि यदि ब्रोकर कोड चेंज करते हैं या डायरेक्ट टू रेगुलर में भी वो ऑप्शन देना चाहिए, जो कि आज की तारीख में नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, और फिर ये सब मिस्टेक्स होती हैं। तो निवेश को रोकने की एक बड़ी वजह जो निकल कर आती है निवेशकों के बीच में, वो ये वजह है कि लगातार फंड में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो मोहित, अगर किसी फंड में लगातार नेगेटिव रिटर्न बनता रहे तो सबसे पहले उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, और दूसरा ऐसे स्थिति में करना क्या चाहिए एक निवेशक को? स्वाति देखिए, अगर लगातार की जो यहाँ पर परिभाषा है वो हमें थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि किसी फंड में कंटिन्यूस नेगेटिव रिटर्न है और जबकि उसके पीयर ग्रुप फंड्स और जो बेंचमार्क इंडाइस है वो नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उसके कंपैरेटिवली,
तो जरूर चिंता की बात है। आपको ये देखना होगा कि कंसिस्टेंटली अगर फंड पुअर परफॉर्मर है, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब मेरे हिसाब से लगातार 4 से 6 क्वार्टर अगर फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके पीयर ग्रुप की तुलना में और बेंचमार्क की तुलना में, अगर दोनों की ही तुलना में अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो यस, यहाँ पर आपको चिंता की बात होगी और आपको ज़रूर उस फंड का अवलोकन करना चाहिए और उस फंड को चेंज करने की भी आवश्यकता हो सकती है। वो अपने सलाहकार के साथ बैठकर आप उसकी वो कर सकते हैं कंपैरिज़न और उसको चेंज कर सकते हैं। बट जहाँ पर सिर्फ़ 1 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस है या बहुत ही माइनर सा अंडर परफॉर्मेंस है, जहाँ पर हल्का-सा नेगेटिव रिटर्न आया है, जबकि पूरा मार्केट ही नेगेटिव है, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। होता क्या है, निवेशक सिर्फ़ अपने फंड को अपने पोर्टफोलियो के नज़रिए से देखते हैं और काफ़ी बार इसमें ये भी होता है कि आपने किस समय पे डाला था, किस मार्केट के लेवल पे डाला था, वो भी थोड़ा बहुत मैटर कर जाता है। तो होता ये है कि निवेशकों को लगता है कि यार मेरा फंड मेरे ही पोर्टफोलियो में खराब कर रहा है और दूसरा फंड जो रिटर्न्स दिखा रहे हैं दूसरे वेबसाइट्स पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखा रहे हैं और मुझे चेंज करना चाहिए। तो उससे उन्हें बचना चाहिए। उन्हें डेटा को अच्छी तरह से देखकर कि कहाँ पर मेरा फंड स्टैंड करता है पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में, यानी लार्ज कैप अगर आप देख रहे हैं तो सारे लार्ज कैप फंड से तुलना करिए और लार्ज कैप का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 और सेंसेक्स उसके साथ में भी अपने फंड की परफॉर्मेंस की तुलना कीजिए और फिर देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे अगर आपका फंड फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हाँ, जरूर उसमें बदलाव कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मोहित ने कहा कि लगातार की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में लगातार कितना है। तो अगर हम माफ कीजिए विकास अगर समझें कि शॉर्ट टर्म में अगर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मतलब 5 साल से कम का वक्त है और क्योंकि जो हमने शुरुआत में आंकड़े दिखाए थे कि कितनी जल्दी 5 साल से कम निवेश की जर्नी में म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन हुए हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो एक निवेशक को शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो अपना गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है और यदि आपने गोल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाया है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया या रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, तो फिर उसमें ये 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो इस समय आईटी फंड्स काफी प्रेशर में है। पिछले ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वार्टर होने को आए अभी। आईटी फंड्स ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया। स्टिल अगर आप उनका 15 इयर्स का या 12 इयर्स का 10 इयर्स का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो अभी भी 15-16% के ऊपर की सीएजीआर मेंटेन कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ 1 ईयर नॉन परफॉर्मेंस। सो आप अगर 15 साल का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं और उसके सामने 1 साल से अगर अच्छा नहीं चल रहा है और उसको देख के आप एकदम से पोर्टफोलियो चर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, वो राइट स्ट्रेटजी नहीं है। बिकॉज थीमेटिक कॉल या सेक्टोरल फंड की जो कॉल है वो भी कम से कम 3 से 5 साल की कॉल होती है और जो हम दूसरे फंड्स की बात कर रहे हैं वो तो आपका लॉन्ग टर्म हो गया। और जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं कि आपके फंड की अवधि आपकी लाइफ के बराबर होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा या आपके गोल पास में आ रहे हैं तो आप उसको पैसे को विड्रॉ करें, आप जो अपने पोर्टफोलियो को आप निकालना चाहते हो तो निकालें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ टाइमिंग करने के लिए या मार्केट के लेवल्स देखने के लिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टाइमिंग के कारण अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी नहीं करी और अभी आप देखिए 19,400 के आसपास निफ्टी आ गया। सो पिछले 10 दिन में ही आप इतना बड़ा मूवमेंट देख लिया। अभी टाइमिंग करके अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होकर 500-700 पॉइंट निफ्टी नीचे आ भी जाता है तो उन्होंने क्या गेन किया उस सब ये जो इतना आप प्री प्लानिंग करते हैं और ये सब करते हैं। तो आइडिया इज कि डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, सिप कंटिन्यू करिए और सिप तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं आ गया। अदरवाइज सिप तो है ही वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा टूल। या जो आप टॉप अप करते हैं, एडिशनल परचेजेस करते हैं, वो करेक्शंस अगर जब आती है तो आपके पास लिक्विडिटी है, उसी फंड्स में टॉप अप करिए आप। बट सिप कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ आपका जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश है उसको आप अपने गोल के हिसाब से जारी रखें, यही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है मोहित, यही अब ऐसे में जो निवेशक है वो जानना और समझना चाहते हैं वो होना कैसा चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। लंबी अवधि के लिए कैसे तरीके के फंड होने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बेसिक पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कैटेगरीज के फंड्स हैं जो कि थोड़े थीमेटिक या सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट के फंड्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो क्या ऐसे फंड्स को भी शामिल किया जा सकता है? तो एक थोड़ा सा एक आइडियल पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का आप हमें बताइए।
जी स्वाति, इसमें 2 चीज़ें हैं स्वाति। एक तो कि आप लंबी अवधि के लिए बने रहिए। जैसा कि वो कहा भी जाता है कि धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो आपको धीरे-धीरे अपने घड़े को भरना है और उसे खाली मत करिए। बीच-बीच में उससे पानी निकालते मत रहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें आपको अपना एसेट एलोकेशन पूरी तरह से फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आपने एक बार निर्धारित कर लिया है अपने गोल्स के तहत कि मुझे 60% इक्विटी और 40% डेट रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो उस पर कायम रखिए। उसको रीबैलेंस करिए मार्केट मूवमेंट के साथ में, वो बिल्कुल वाजिब है। पर आप बहुत ज़्यादा चर्निंग मत करिए। अब जब आप इक्विटी की बात करते हैं, तो आपका जो इक्विटी एलोकेशन में आप कोशिश करिए, सबसे पहला रूल ये है कि आप लार्ज कैप के अंडर में आप चाहें तो आजकल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी मिला सकते हैं। ऐसा आपने आपके शो में पिछली बार डिस्कस भी किया था। तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा अपना एलोकेशन करिए। उसके बाद में मिड और स्मॉल कैप, ये जो कैटेगरीज़ हैं, अगर आपका गोल जो है वो बहुत लंबी अवधि का है, 10 साल के ऊपर का है, तो आपको ज़रूर इन दोनों कैटेगरीज़ को अच्छी मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो 50 से 60%, 50% लार्ज कैप, 20 से 30% मिड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। उसके बाद का जो 20% पोर्टफोलियो है स्वाति, उसे आप एक टैक्टिकल एलोकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर चाहे तो आप सेक्टोरल फंड्स हो गए, इंटरनेशनल फंड्स हो गए, कमोडिटी बेस्ड फंड्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि, तो इन सब में आप अपने एलोकेशंस को बना सकते हैं। सेक्टोरल में बस एक ही समस्या है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नॉलेज और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, और वो एक्सपर्टीज़ अगर आप फंड मैनेजर पर ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बजाय आप चाहें तो कमोडिटी फंड्स ले लीजिए, या फिर कुछ बैलेंस या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स अपने आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा संयम, पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि ये साइकिल्स किस तरह से काम करती है। आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सारे फंड मैनेजर्स उन सभी सेक्टर्स को पहले भी कवर कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोज़र चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तभी आप इनमें जाइए, सोच समझ कर जाइए और लंबी अवधि के साथ जाइए। तो यस, आप थोड़ा-सा एलोकेशन डेफिनिटली बना सकते हैं इनके अंदर भी। बिल्कुल। और अभी मौजूदा समय में विकास, जब बाजार एट ऑल टाइम हाई है, तो निवेशक जानना चाहते हैं क्या वो अपने एसआईपी में और पैसे ऐड करें, मतलब एसआईपी को और बढ़ाएं, या फिर थोड़ा अभी इंतजार करें और अभी इस फेज को एंजॉय करें। नहीं स्वाति, जो हम शुरू से मेंटेन कर रहे हैं कि स्टांस की अपना सिप को कभी बंद मत करिए और डोंट डू द टाइमिंग, बिकॉज अगर हु नोज कि अगर यहाँ से बाजार आपका 20,000 निफ्टी हो गया और उसके बाद फिर आप वापस निफ्टी 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट करेक्ट हो भी गया, तो यहाँ से तो ऊपर ही रहेगा। सो पॉइंट इज कि आपका गोल इज मोर इंपॉर्टेंट। टाइमिंग द मार्केट से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप जितने भी वेल्थ क्रिएशन देखें, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या म्यूचुअल फंड्स का भी पोर्टफोलियो देख लीजिए, जो लोग निवेश में बने रहे उन्होंने हमेशा ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश की, टाइमिंग करने की कोशिश की, जनरली हमारे पास वैसे एग्जांपल्स नहीं है जिन्होंने ट्रेडिंग से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। आज की डेट में अगर इंडियन मार्केट्स के जो दिग्गज निवेशक हैं उनके आप नाम देख लीजिए या ग्लोबल देख लीजिए, सभी इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म बोल के ही उन्होंने अपना जो फॉर्मूला था वो सबको देने की कोशिश करते हैं कि आप बने रहिए और अपने सिप को कंटिन्यू करिए। तो टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि बाजार अभी ऊपर है, तो अगेन फंड की चर्निंग की जरूरत नहीं है। आप अपना एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा, जो अधिक एलोकेशन है वो थोड़ा सेफर जोन में अगर जाना चाहते हैं, कि यदि आपको लगता है कि बहुत डर लग रहा है और आप रिस्की बेट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपने लार्ज कैप की एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा के रखिए, बिकॉज वो सेफर हेवन है। और मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट भी होगा तो उस पर उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आएगा। और यदि बाजार तेजी से गिरता है तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि कौन से आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके हिसाब से कौन से फंड्स में आप निवेश थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट जो एक सिप चल रहा है वो सिप पैटर्न कंटिन्यू रखना चाहिए। एडिशनल लिक्विडिटी आती है तो आप दूसरी तरफ से, ये जरूरी नहीं होता कि फंड को निकालना है। आप फंड में जैसे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए या लिक्विड फंड्स हो गए, यदि अगर इस समय बहुत डर लग रहा है तो आप मे बी डेट फंड्स में थोड़ा सा अपना निवेश बढ़ाते जाइए, और जब थोड़ा करेक्शन है तो उसको स्विच कर दीजिए। वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट अगेन इट विल नॉट हेल्प अ लॉट। बट यस, एक रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बहुत रिस्क नहीं ले सकते, तो ये एक स्ट्रैटेजी की जा सकती है। जी, तो चलिए, हमने बहुत खास चर्चा की आज विकास आपसे, और मोहित आपसे भी हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए आप दोनों का धन्यवाद हम करेंगे।